अस्सलामुअलैकुम। रिहैबिलिटेशन मॉड्यूल के आज न्यू टॉपिक पर बात करेंगे, दैट इज़ रिहैबिलिटेशन ऑफ आर्थराइटिस। लास्ट वीडियो में हमने ऑस्टियोपोरोसिस पढ़ा था, दैट वाज द वेरी कॉमन कॉज ऑफ वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स या हिप फ्रैक्चर्स। अब बात करेंगे आर्थराइटिस की। ना आर्थराइटिस इज़ बेसिकली इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। अब ये आपके पास आइटिस हमेशा वर्ड जहाँ भी यूज़ होता है वो इन्फ्लेमेशन को डिनोट कर रहा होता है ना, तो ये बेसिकली जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो रही होती है इसमें, और ये एक या एक से ज़्यादा जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर सकती है ये डिजीज़। We have a three variants of arthritis. It could be inflammatory arthritis, infectious arthritis and metabolic arthritis. Inflammatory arthritis में आपके पास जो मोस्ट कॉमनली आप पढ़ते हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। हालांकि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। और सेकंड वी हैव रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। देन वी हैव इन्फेक्शियस आर्थराइटिस, जिसकी एग्जांपल में आपके पास सेप्टिक आर्थराइटिस आ जाता है, जिसकी कैटेगरी में ये आता है। सो सेप्टिक आर्थराइटिस की मोस्ट कॉमन कॉज स्टेफिलोकोकस ऑरियस ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि ये डिजीज़ कॉज करवा रहा होता है। देन वी हैव मेटाबॉलिक आर्थराइटिस, दैट इज़ गाउट। सो गाउट आपके पास मेटाबॉलिक इसलिए है क्योंकि ये आपके पास प्यूरिन जो मेटाबॉलिज्म पाथवे होता है उसमें डिफेक्ट आ रहा होता है, यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो रही होती है मोस्ट कॉमनली इन द फर्स्ट बिग टो, जिसकी वजह से आपके पास एक आर्थराइटिस यानी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन डेवलप हो जाती है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द बेसिक जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, दैट इज़ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये दो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंटली पढ़ने हैं, और उसके बाद मैंने एंड में इसकी पूरी मैनेजमेंट आपको बतानी है अकॉर्डिंग टू द रिहैबिलिटेशन। तो स्टार्टिंग विद द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पहले हम इसकी थोड़ी बेसिक पढ़ेंगे। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ दैट इज़ बेसिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें ओन बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो अटैक कर रहा होता है जॉइंट्स को। ठीक है, इसमें होगा क्या कि इसमें आपके पास पेन हो रहा होगा, इन्फ्लेमेशन हो रही होगी इन द जॉइंट्स, और ये सिमेट्रिकल होता है, दोनों साइड्स के जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर रहा होता है। और ये आपके पास एक डिसेबिलिटिंग डिजीज़ है, क्योंकि आपके पास जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाती है, मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। टियोलॉजिकली बात की जाए तो अननोन कॉज होती है ऑटो इम्यून, जैसे मैंने बताया है वो होती है। अब उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स में जेनेटिक्स भी आ सकता है या एनवायरमेंटल आ सकता है। अच्छा, वुमेंस जो होती हैं वो 3 टाइम्स ज़्यादा अफेक्टेड हो रही होती हैं एज़ कम्पेयर टू द मेल्स। और एज जो है वो वैसे तो कोई भी एज अफेक्ट हो सकती है, लेकिन पीक ऑनसेट जो है मोर देन 30 के बाद जो है ज़्यादा इसका ऑनसेट मिल रहा होता है। प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ की स्टेजेस है आपके पास। अच्छा, सबकी ना मैं पिक्चर साथ साथ लगाती जाऊँगी ताकि आपको ना समझने में और आसानी हो। और हमेशा याद रखिएगा, जो मैं पिक्चर्स लगा रही होती हूँ उनको लगाने का मकसद ये है कि या तो वो ऑस्पी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, या फिर आपके पास जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए वो आपको हेल्प आउट करेंगी। सो सबसे पहले बात करते हैं कि डिजीज़ किस तरह प्रोग्रेस करती चली जाती है। स्टेज 1 में आपके पास एक्सरे पर कोई डिस्ट्रक्टिव चेंजेस नज़र नहीं आ रही होती। स्टेज 2 पे क्या होती है कि एक्सरे पे आपके पास प्री आर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस, सबकॉन्ड्रल बोन डिस्ट्रक्शन नज़र आ रही होगी, लेकिन कुछ जॉइंट डिफॉर्मिटी नज़र नहीं आती। यानी फील होता है कि बोन थोड़ी सी टूट ज़रूर रही है, लेकिन कुछ ज़्यादा डिफॉर्मिटी डेवलप नहीं हुई। स्टेज 3 जैसे जैसे प्रोग्रेस करती जाएगी, जाहिर सी बात है मजीद डिजीज़ वर्सन होती चली जाएगी, एक्सरे की फाइंडिंग्स मजीद वर्सन होती चली जाएंगी। सो स्टेज 3 पे आपके पास कार्टिलेज और बोन डिस्ट्रक्शन होगी अलॉन्ग विद द जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। जॉइंट की जो है वो आपके पास डिस्ट्रक्शन नज़र आ रही होगी, डिफॉर्मिटी नज़र आ रही होगी, और ऑस्टियोपोरोसिस हो रही होगी आर्टिकुलर। देन स्टेज 4 पर आपके पास प्रेजेंस ऑफ बोनी और फाइब्रस एनकाइलोसिंग अलॉन्ग विद द स्टेज 3 फीचर्स, यानी जो आपने पीछे पढ़ा कि सारे आपके पास कार्टिलेज और बोन की डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसके साथ अब आपके पास फाइब्रोसिस भी होना शुरू हो जाएगी। बेसिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो क्लासिकल फीचर्स होते हैं ना, उसमें बोनी इरोजन्स होती हैं। इसके एक्सरे फाइंडिंग पे बोन इरोडेड मिल रही होती है, तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का क्लासिकल फीचर होता है। नाउ कमिंग टूवर्ड द सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ये सिर्फ जॉइंट तक ही महदूद नहीं रहती, ये फिर आपकी ओवरऑल बॉडी को भी इन्वॉल्व कर लेती है। सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन इसकी बहुत ज़्यादा होती हैं, आई से लेके पूरी बॉडी में ये आपके पास जो है अपनी मैनिफेस्टेशन दे रही होती है। जॉइंट की बात की जाए तो इमोबिलिटी कॉज करवाती है, इन्फ्लेमेशन हो रही होगी, पेन हो रहा होगा और क्रेपिटस हो रहा होगा। स्पाइन की बात की जाए तो C1 C2 का रीजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा होता है, जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन कॉम्प्रोमाइज़्ड हो रही होगी, और जो आपके पास ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एटलस है वो भी आपके पास टॉर्न हो सकता है। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की बात की जाए तो इनएबिलिटी टू ओपन माउथ। रिस्ट की बात की जाए तो जो रिस्ट होती है वो सबलक्सेट कर जाती है, और साथ ही साथ डीक्वेरवेंट डिजीज़ हो जाती है। ये जो डीक्वेरवेंट डिजीज़ है ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में, दैट इज़ द कॉमन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स की जो मैनेजमेंट है उसमें बताया हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हैं। फिंगर्स की बात की जाए तो मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट ड्रिफ्ट डिफॉर्मिटी यानी अल्नर डिफॉर्मिटी हो रही होती है। नाउ दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट PCQ पॉइंट कि जो आपके पास देखें,
जो आपके पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये जितने भी जॉइंट्स होते हैं ना वो या जितने भी डिजीज़ेज़ होती हैं वो एक स्पेसिफिक जॉइंट को ज़रूर टारगेट करती हैं, कि जिससे ना आपको एक लिंक मिल रहा होता है या आपको एक हिंट मिल रही होती है कि हाँ ये उसकी तरफ ज़्यादा हो सकता है। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आगे मैं बताऊँगी आपको कि ये हैंड्स के जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर रहा होता है, स्मॉल जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर रहा होता है। फिर इसमें आपको 2 डिफ़ॉर्मिटीज़ बताऊँगी, स्वान नेक डिफ़ॉर्मिटी एंड बॉटनियर डिफ़ॉर्मिटी, जिसमें आपके पास इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। अब इनकी पिक्चर्स भी आप लोग देख लेंगे ना। द थिंग इज़ दैट कि जो आपके पास अब ये डिस्टल इंटरफेरेंजियल भी इन्वॉल्व कर रहा है, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट भी इन्वॉल्व कर रहा है, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट भी इन्वॉल्व कर रहा है। आपके पास जब डीसीक्यू आएगा ना, ये सारे ऑप्शंस होंगे और आपके जहन में तो यही आएगा कि सारों को ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस अफेक्ट कर रहा होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा होता है दैट इज़ द मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। ये याद रखिएगा, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट इज़ द मोस्ट कॉमन टू बी इन्वॉल्व इन द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सो स्वान नेक डिफॉर्मिटी क्या होता है, इसमें आपके पास दिस इज ये आपके पास 2 जॉइंट्स होते हैं, दिस इज द प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट एंड दिस इज द डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है वहाँ पे फ्लेक्शन हो रही हो और जो आपके पास प्रॉक्सिमल हो वहाँ पे एक्सटेंशन हो रही हो, दैट इज स्वान नेक डिफॉर्मिटी। ये मैं पिक्चर भी आपको दिखा देती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। दैन वी हैव द अदर डिफॉर्मिटी, बॉटनियर डिफॉर्मिटी, जिसमें आपके पास जो डिस्टल है वहाँ पे आपके पास एक्सटेंशन हो रही होगी और प्रॉक्सिमल पे फ्लेक्शन हो रही होगी, सो दैट इज द बॉटनियर डिफॉर्मिटी। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नी, इट इंक्लूड्स पेनफुल नी, जिसमें आपके पास फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी मिल रही होती है। एंकल की बात की जाए तो इसमें आपके पास कैल्केनियस स्पर मिल रहा होगा, हेलिक्स वेल्गस मिल रहा होगा और हेमरटोज मिल रहे होंगे। इन सब की पिक्चर्स आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ये जितने भी अभी तक मैंने आपको फीचर्स बताए, ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है उसी की मैनिफेस्टेशन थी। डिफरेंट जॉइंट पे ये किस तरह से अफेक्ट कर रहा होता है, डिफरेंट बोन्स को किस तरह से इन्वॉल्व कर रहा होता है। अभी एक पिक्चर आपको दिखाती हूँ जिसमें जो है आपको बताऊँगी कि आई से लेके ये लिवर, लंग्स और हर ऑर्गन को किस तरह से अफेक्ट कर रहा होता है। सो मस्ट गो थ्रू दैट ऑल्सो बिकॉज वो आपको ऑर्थोपेडिक में भी हेल्प होगी उस स्लाइड से। नाउ कमिंग टुवर्ड द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सबसे पहले और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको केस बेस्ड सिनेरियो मिल रहा होता है, तो उसमें आपके पास मॉर्निंग स्टिफनेस होगी। मॉर्निंग स्टिफनेस फॉर मोर देन 1 आवर इज करेक्टरिस्टिक फीचर फॉर द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देन पॉली आर्थराइटिस की एक से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। स्मॉल जॉइंट्स जो हैंड्स के जॉइंट्स होते हैं ये ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, मोर देन 1 swollen जॉइंट्स। सिमेट्रिकल आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड नोड्यूल्स मिल रहे होते हैं आपको, रूमेटॉइड फैक्टर इन द सीरम मिल रहा होगा और एक्सरे पे मैंने जैसे बताया बोनी इरोजन्स मिलती हैं। देन डायग्नोसिस की बात की जाए तो क्योंकि एक इन्फेक्शियस कंडीशन है तो इसमें आपको ईएसआर, सीआरपी जो होता है वो इंक्रीज़ मिल रहा होगा, सीबीसी में आपको एनीमिया मिल रहा होगा, साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस आप करवाएंगे, देन रेडियोग्राफी करवाएंगे जिसमें आपको क्या देखना होगा कि बोन और कार्टिलेज की इरोजन्स किस तरह से हो रही है, जॉइंट डिफॉर्मिटी कैसे हो रही है, वो सारी चीज़ें आपने देख लें। जो इसके लिए जो स्पेसिफिक होते हैं टेस्ट फॉर द रूमेटॉइड आर्थराइटिस दैट इंक्लूड एंटी-सीसीपी, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, रूमेटॉइड फैक्टर्स, ये 3 जो आपके पास टेस्ट हैं, दीज आर द स्पेसिफिक फॉर द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। साइंस एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो स्टिफ जॉइंट है, जो कि आपके पास मॉर्निंग में ज़्यादा फील हो रहा होगा स्टिफनेस, बिकॉज मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन 1 आवर इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। Then painful swollen joints on the both side of the body, fever, redness, warmth and tender joint with loss of function are the other signs and symptoms for the rheumatoid arthritis. कमिंग टूवर्ड्स द ऑस्टियोआर्थराइटिस, सो ऑस्टियोआर्थराइटिस आपके पास क्या होता है, ये आपके पास वेयर एंड टेयर डिसऑर्डर है, एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें आपके पास जो जॉइंट है उसकी जो कार्टिलेज होता है वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द यूज़। ना साइड की बात की जाए, वेट बेयरिंग जॉइंट्स, जिस इस वजह से क्योंकि ये वेट बेयरिंग जॉइंट्स पे ज़्यादा कॉमन है तो इसलिए कौन से जॉइंट को इन्वॉल्व कर रहा है, नी एंड हिप जॉइंट। कॉमन इन लेस देन 15 की बात की जाए कि 50 ईयर्स से कम में मेल्स और फीमेल्स में इक्वली कॉमन होते हैं, लेकिन मोर देन 50 में फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड देन मेल्स। डेफिनेशन क्या होती है, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर इन विच द कार्टिलेज कवरिंग द बोन ब्रेक्स डाउन एंड इंक्रीज्ड फ्रिक्शन। देखें जो कार्टिलेज होता है ना वो आपके पास एक फ्रिक्शनलेस सरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि ईजी ग्लाइडिंग होती रहे और आपके पास मूवमेंट जो है ना वो पेनलेस हो। अब आपके पास जो एक ग्लाइडिंग सरफेस थी, जो एक स्मूथ सरफेस थी, दैट वाज द कार्टिलेज, वो लॉस हो गया। तो अब बोन जब आपस में लगेंगी तो वो एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे और उसकी वजह से पेन होगा पेशेंट को बहुत ज़्यादा।
इसकी एटियोलॉजिकल फैक्टर्स में एज आ जाती है, जैसे मैंने बोला कि मोर देन 50 में ज़्यादा कॉमन हो जाता है इन मेल्स देन फीमेल, सॉरी। जेनेटिक्स की बात की जाए तो जेनेटिक्स, देन ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड भी हो सकता है, ये ओबेसिटी से रिलेटेड भी है, एंड स्पोर्ट्स एंड पास्ट इंजरी और ट्रॉमा भी ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रिगर कर सकता है। डिजीज़ प्रोग्रेशन या इसकी ग्रेडिंग की बात की जाए तो ग्रेड 0 पे कोई रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आपको नहीं मिलेंगी, ग्रेड 1 पे आपको जॉइंट स्पेसेस की नैरोइंग मिलेगी एंड ऑस्टियोफाइटिक लिपिंग, ये मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती ग्रेड 1 पे। ग्रेड 2 पे आपके पास डेफिनेटिव ऑस्टियोफाइट्स मिल रहे होते हैं। ऑस्टियोफाइट्स क्या होता है कि ये बोनी आउटग्रोथ्स होती हैं और जॉइंट स्पेस नैरो होना शुरू हो जाएगा। ग्रेड 3 पे आपके पास मॉडरेट या मल्टीपल ऑस्टियोफाइट्स मिलेंगे, नैरोइंग ऑफ द जॉइंट स्पेस, देन स्क्लेरोटिक वॉल और डिफॉर्मिटी ऑफ द बोन कंटोर मिलना शुरू हो जाएगी। ग्रेड 4 पे आपके पास larger osteocytes with the narrowing of the joint spaces, severe sclerosis and deformity of the bone contour, ये सारे फीचर्स मिलेंगे। बेसिकली आपके पास जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें लॉस मिल रहा होता है। एल फॉर लॉस ऑफ द जॉइंट स्पेस, ओ फॉर ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, एस फॉर बेसिकली स्क्लेरोटिक जो ये आपके पास बोन स्क्लेरोसिस हो रही होती है वो होना। नंबर 4 भी है कि सब कॉन्ड्रल सिस्ट बन जाना, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही होती हैं इन द ऑस्टियोआर्थराइटिस। साइंस एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें मॉर्निंग स्टिफनेस इसमें भी होती है। द डिफरेंस इज दैट इसमें कुछ मिनट्स की होती है, लेस देन 30 मिनट्स की होती है। ये आपके पास डिस्टिंग्विशिंग फीचर होगा बिटवीन द रिमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। नंबर 2 वो आपके पास पॉलीआर्थराइटिस था और स्मॉल जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर रहा था। ये आपके पास मोनोआर्थराइटिस होता है और सिर्फ नी जॉइंट या हिप जॉइंट में से किसी को इन्वॉल्व करता है। नाउ द पेन ड्यूरिंग द एक्टिविटी इंक्रीज कर रहा होगा, जैसे वो काम करेगा, मूव करेगा तो वो इंक्रीज करेगा पेन, और जैसे रेस्ट करेगा तो रिलीव हो जाएगा पेन। देन अब बात करते हैं कि जो आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस पढ़ा, रिमेटॉइड आर्थराइटिस पढ़ा, या ओवरऑल जो आर्थराइटिस होता है उसकी मैनेजमेंट किस तरह से की जा सकती है। सबसे पहले फिजिकल थेरेपी मॉडलिटीज़ की बात की जाए तो हीट, सबसे पहले हीट से स्टार्ट करते हैं। डैट इंक्लूड कि हीट देने से आपके पास जो जॉइंट की स्टिफनेस है वो कम होगी, पेन कम होगा, मसल स्पैज़म रिलीव होगा, इन्फ्लेमेशन एडिमा कम हो जाएगा। द थिंग इज़ दैट एक्यूट फेज़ में आपने हीट थेरेपी देनी होती है, क्योंकि आपके पास हीलिंग में ऐड ऑन कर रहा होता है, ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, रेंज ऑफ मोशन को ना, तो क्योंकि वो स्पैज़म रिलीव कर रहा है तो रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ जाएगी। देन वी हैव क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी इज़ अ कोल्ड थेरेपी, ये आपके पास पेन को रिलीव करने में यूज़ होता है। देन हाइपरटोनिसिटी को कम करने के लिए, स्पैस्टिसिटी को रिड्यूस करने के लिए और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए आप यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड की बात की जाए तो अल्ट्रासाउंडिक थेरेपीज़ को यूज़ करके आप पेन को रिलीव करेंगे और रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाएंगे। थर्मोथेरेपी में आ जाता है अगेन हीट थेरेपी, इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रही होती है इन द आर्थराइटिस पेशेंट, दैट इज़ द पैराफिन बाथ, कि जो बॉडी पार्ट स्टिफ हुआ हुआ है या जो बॉडी पार्ट इमोबाइल हुआ हुआ है उसको आपने पैराफिन में इमर्ज करना है, और उसके बाद ये हीटेड लिक्विड वैक्स होती है, और इमर्ज करने के बाद उसे टॉवल से कवर कर देना, तो उससे क्या होगा कि उसको एक हीट एटमॉस्फेयर मिलेगा जिसकी वजह से उसकी स्पैस्टिसिटी रिड्यूस्ड हो जाएगी, उसकी जो स्टिफनेस है वो कम हो जाएगी और उसकी मोबिलिटी बढ़ेगी। देन आयोनोट्रॉपिक की बात की जाए तो उसमें आपके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स को आप इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हो इनटू द मसल्स प्रियोर टू द स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। देन ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन थेरेपी, दैट इज़ द टेंस थेरेपी, ये आपके पास स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए और पेन रिलीव करने के लिए आप यूज़ करते हो। हाइड्रोथेरेपी देन या बैल्नियोथेरेपी जो होती है, इसमें क्या होता है कि आप वाटर को यूज़ करके ऐसे यानी हॉट या कोल्ड वाटर बाथ देते हैं पेशेंट्स को, जिसकी वजह से जो बॉडी की स्टिफनेस है, जो बॉडी का पेन है वो रिलीव होगा। देन जॉइंट प्रोटेक्शन, नाउ द थिंग इज़ दैट ये आपने पेशेंट के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की कि उसकी जो है पेन को ठीक किया, उसकी मोशन को ठीक किया, उसकी स्टिफनेस ख़त्म की, उसकी स्पैस्टिसिटी कम की, लेकिन जो जॉइंट है ना वो भी तो इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें भी तो बोनी इरोजन्स आ सकती हैं। आप जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में बोला एक्सेसिव यूज़ की वजह से जो है उसमें वेयर एंड टेयर करने की वजह से ऑस्टियोफाइट्स बन रहे हैं, बोन एक दूसरे से लग रही है तो उससे पेन बढ़ रहा है, यानी देयर आर सो मैनी कॉजेज़ कि जिसमें आपके पास बोनी डिफॉर्मिटी, जॉइंट डिफॉर्मिटी हो सकती है। उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आपने जॉइंट की प्रोटेक्शन करनी है बाय यूजिंग रेस्टिंग एंड स्प्लिंटिंग। स्प्लिंटिंग जो है मैंने फ्रैक्चर वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो उसमें आप अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा मैं बताऊंगी कि आप ऐसे ऑर्थोसिस को यूज़ करके, जैसे कि नी ब्रेसेस होती हैं और नी स्प्लिंट होते हैं, इस तरह की चीज़ें यूज़ करके अपने उस स्पेसिफिक जॉइंट को रेस्ट दे सकते हैं। इसकी पिक्चर भी यहाँ पर लग जाएगी कि जैसे आपके पास स्वान नेक डिफॉर्मिटी है तो उसके लिए कौन सा ऑर्थोसिस यूज़ कर सकते हैं। देन यानी जो जॉइंट से रिलेटेड जो अभी हमने इस वीडियो में पढ़े, उसके लिए आप कौन सा ऑर्थोसिस को यूज़ करके, कौन से स्प्लिंट्स को यूज़ करके अपने सिम्टम्स को रिलीव कर सकते हैं, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में शो हो जाएंगी, तो आप उनको देख के समझ सकते हैं।
थेरेपी ग्लव्स की बात की जाए तो ये आपके पास यूज़ हो रहे होते हैं हैंड के लिए, जो स्पेसिफिकली आर्थराइटिस में, रिमेटॉइड आर्थराइटिस में, कि हैंड पेन को रिलीव किया जा सके और हैंड के जो फंक्शंस है, उसकी जो ग्रिपिंग स्ट्रेंथ है, वो सब ठीक हो सके। इन ग्लव्स जो होते हैं ये बने हुए होते हैं नायलॉन, वूल या इलास्टिन फाइबर से। देन थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज की बात की जाए तो हैंड एक्सरसाइज थेरेपी होगी, जो कि आपके पास मोबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द हैंड को बढ़ाएगी। इसमें मोबिलाइजिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व होती हैं। देन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज क्या होती हैं कि इसमें जो आपके पास एक्यूट फेज़ होता है ना, जिसमें पेन भी है पेशेंट को और जो है उसमें इन्फ्लेमेशन भी हुई हुई है, रेडनेस भी हुई हुई है, स्वेलिंग भी हुई हुई है और रेंज ऑफ मोशन भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई हुई है, तो उसमें ना जो आपके पास चॉइस ऑफ एक्सरसाइज होती है वो आइसोमेट्रिक होती है। आइसोमेट्रिक में क्या होता है कि इसमें सिर्फ आपके पास मसल टोन और स्ट्रेंथ पे काम किया जाता है, कोई स्ट्रैचिंग एक्सरसाइज नहीं होती है या बहुत एक्सेसिव मोबाइल करने वाली एक्सरसाइज नहीं होती। सिर्फ इसमें फॉर एग्जांपल पिक्चर भी अभी आपको दिखा दूँगी कि जिसमें आप जो है वेट लिफ्ट करते हो। आप वेट लिफ्ट करके आपने बस एक ही जगह रखा हुआ है, हाथ में पकड़ा हुआ है। उससे ना आप फ्लेक्स कर रहे हो ना एक्सटेंड कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ लिफ्ट किया हुआ है या पकड़ा हुआ है सिर्फ। उससे क्या होगा कि आपके पास मसल टोन बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मगर कोई मोबिलिटी नहीं है इसमें। देन डायनामिक एक्सरसाइजेज़ आ जाती हैं जिसमें मोबिलिटी आ जाती है, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन सारी चीज़ें आप उसमें कर रहे होते हो। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज़ कर रहे होते हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़ कर रहे होते हो। देन वी हैव अ नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज। ये नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज या एरोबिक एक्सरसाइजेज ना उन पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल्स होते हैं। मैंने बताया आर्थराइटिस हो रहा है, आर्थराइटिस की एज 50s के करीब है या मोर देन 30s है। उस एज में कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ होने के या कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स होने के पेशेंट को बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो आपने पेशेंट की अदर हेल्थ या मेडिकल कंडीशन को भी सामने रख कर ऐसी एक्सरसाइजेज प्रिस्क्राइब करनी है या ऐसी एक्सरसाइजेज करवानी है कि उनकी उन कंडीशंस को कोई अफेक्ट ना हो। सो जो आपके पास नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, जो कि साइक्लिक एर्गोमेट्री या एक्वाटिक प्रोग्राम्स के ज़रिए की जा रही होती है इन दोज पेशेंट जो कि कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द आर्थराइटिस। अभी एक स्लाइड आपको शो होगी जिसमें एक्यूट, क्रॉनिक और सब एक्यूट फेजेज़ में किस तरीके से आप पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। वो प्लान पूरा अच्छे से पढ़िएगा, इंशाल्लाह उससे बहुत हेल्प होगी आपको। जज़ाकल्लाह।